Who said knowledge is power? Is knowledge power? I didn't say you were stupid. How can you say that? All of us, our conditions are the same. अपना hell, अपना heaven हम लोग खुद create करते हैं. In fact, this entire talk is based on almost 100 stories that I'll be narrating, and we'll see what kind of management lessons we can draw out of them. I'm starting with a beautiful story. एक बार एक छोटे प्लेन पे 4 लोग थे, एक क्रिश्चियन, एक पंडित जी, एक सरदार जी और पायलट. अचानक पायलट ने आगे बताया, एम आई ऑडिबल? ओके. अचानक पायलट ने आगे बताया कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है एंड इट इज अबाउट टू क्रैश एंड द प्रॉब्लम इज देयर इज ओनली वन पैराशूट एंड दैट बिलोंग्स टू मी. उसने अपना पैराशूट टाई किया, ही जंप्ड ऑफ. बाकी 3 ने कहा मर गए. अब तक तो जब तक पायलट था कोई उम्मीद थी कोई क्रैश लैंडिंग कर लेगा, कैसे बच जाएंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं, अब तो गए. पंडित जी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनके बैग में एक स्पेयर धोती थी. उन्होंने वो धोती निकाली, उसको पैराशूट की शक्ल दी, वो भी नीचे. सरदार जी ने कहा वाओ दैट्स ए ग्रेट आइडिया. उनके बैग में स्पेयर पगड़ी थी, उन्होंने पगड़ी निकाली, उसको पैराशूट बनाया, वो भी नीचे. अब क्रिश्चियन के पास न धोती न पगड़ी, उसकी जेब में था हैंकी. उसने अपना हैंकी निकाला और उसको पैराशूट बनाया, वो भी नीचे. अब सबसे तेजी से नीचे कौन जा रहा है? हैंकी वाला. गुड. सबसे पहले किसको क्रॉस करेगा? पैराशूटर को. यस, क्योंकि उसका पैराशूट ओपन हो गया और वो पैराशूटर को चिढ़ा रहा, ओए तू पीछे रह गया, मैं आगे जा रहा हूं. बट व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली? द मैन वुड डाई. सेफ लैंडिंग सिर्फ पायलट की होगी. The same thing is true about human life. The same thing is true about human life. There are people who move very fast in their life using all kinds of unfair, fair means. But ultimately, they meet their fate. You must have heard about Ramalingam Raju. The Satyam defame, not fame, defame. Ramalingam Raju. He had won all kinds of awards. Best entrepreneur, best CEO, this, that, everything. He was hailed as IT man of India. But he fell in love with his own son and his company, Metas, which is a palindrome of Satyam. And he is probably in jail today. For last more than 10 years or so, he is in the jail. Direction is more important than speed. आज के यंगस्टर्स को खास तौर पे लगता है हर चीज बड़ी तेजी से होनी चाहिए, बड़ी जल्दी मिलनी चाहिए. किसी को रीडायल करना पड़ जाता है तो इतनी देर में तो 2-4 कस वर्ड्स मुंह से निकल जाते हैं. पेशेंस नहीं है. डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. नाउ देयर आर, थैंक यू. There are 2 philosophies. One is of Mahatma Gandhi and one is of Machiavelli. Machiavelli's name you have heard anywhere? Anybody? Anyway, no problem. Mahatma Gandhi used to say, only noble means lead to noble ends. हमारे गोल शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, लेकिन जिन रास्तों से, जिन तरीकों से हम अपने गोल पाना चाहते हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए. Machiavelli used to say, ends justify means. हमें अपना गोल पाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डजंट मैटर. यूएस में कहते हैं गुड गाइज फिनिश लास्ट. गुड गाइज फिनिश लास्ट. इज इट? इज इट? मेरे एक दोस्त ने, बहुत अच्छे शायर है, उन्होंने एक गजल कही, अंधेरों को मिटाना चाहता हूं. कितना खूबसूरत काम है. अंधेरों को मिटाना चाहता हूं, आपका घर जलाना चाहता हूं. आपका घर जलेगा तो रोशनी होगी, अंधेरे मिट जाएंगे. अंधेरों को मिटाना चाहता हूं, आपका घर जलाना चाहता हूं, कब्रें खोदना पेशा है मेरा, आपके काम आना चाहता हूं.
गोल्स कितने पवित्र हैं। अंधेरों को मिटाना चाहता हूं, आपके काम आना चाहता हूं, और तरीके माशाल्लाह। गांधी जी यूज्ड टू से एंड ओनली नोबल मीन्स लीड टू नोबल एंड्स। महात्मा गांधी ने क्यों कहा हमें आजादी अहिंसा से चाहिए, क्यों कहा नॉन वायलेंस से चाहिए। वी इंडियंस वर मोर देन 40 करोड़ एंड इंग्लिशमैन वर नॉट मोर देन 3 lakhs एट एनी पॉइंट इन टाइम। 3 लाख से ज्यादा नहीं थे, हम लोग 40 करोड़ थे, और हिंसा करते, वायलेंस करते तो अंग्रेजों को तो 2 दिन में भगा देते। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हम नॉन वायलेंस से लेंगे आजादी। क्यों कहा? एनीबडी कम ऑन, से समथिंग, एनीबडी। महात्मा गांधी ने क्यों कहा कि हमें नॉन वायलेंस से आजादी चाहिए, जबकि वायलेंस से तो बहुत जल्दी आजादी हासिल कर सकते थे। क्योंकि वायलेंस करके आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजाद होने के बाद क्या करेंगे? आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, सब इंस्पेक्टर ने मना कर दिया कि आपको ड्राइविंग ट्रैफिक साइंस नहीं आते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। यू विल पुल आउट ए गन एंड शूट हिम, बिकॉज यू नो पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। आजादी तो इससे अपना काम तो वायलेंस से बनता है ना, एंड एवरीबडी वुड स्टार्ट डूइंग दिस। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी सेड विल अचीव इंडिपेंडेंस ओनली थ्रू नॉन वायलेंस। न्यूटन ऑन फॉलिंग एप्पल, हम सब ने न्यूटन की कहानी सुनी है। न्यूटन कहीं किसी गार्डन में बैठा हुआ था, एक पेड़ से सेब गिरा, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया सेब नीचे क्यों गिरा। वो जिससे भी बात करता कि जी मैंने देखा पेड़ से सेब गिरा, नीचे क्यों गिरा, वो लोग कहते हैं भाई नीचे ही गिरेगा, न्यूटन से नीचे क्यों गिरेगा, ये साइड में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। And those days science couldn't explain this phenomenon. He tried to find out the answer of this question and ultimately propounded the principle of gravitational force. Now my question is कि न्यूटन ने सेब को तो नीचे गिरते देख लिया, सेब को तो नीचे गिरते देख लिया, लेकिन पेड़ को ऊपर बढ़ते क्यों नहीं देखा? Which is against the principle of gravitational force. उसने पेड़ को ऊपर बढ़ते क्यों नहीं देखा? कम ऑन, आंसर इट। वेरी सिंपल, यू विल लाफ एट द आंसर। हाँ, यस, रूट्स तो नीचे ही हैं। रूट्स नीचे हैं, वो बढ़ता ऊपर है। न्यूटन ने क्यों नहीं नोटिस किया पेड़ को ऊपर जाते देख कर? नीचे रूट्स बढ़ती है तभी पेड़ ऊपर बढ़ता है। न्यूटन ने नोटिस क्यों नहीं किया? काफी लंबा प्रोसेस है। व्हाट डू यू वांट टू से? एक्चुअली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छी चीजों को बनने में टाइम लगता है। ओके, आई विल एक्सेप्ट दैट। पेड़ का ऊपर बढ़ना एक बड़ी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट इज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई। जिस तरह अपनी घड़ी में हम सेकंड की सुई को तो घूमते देखते हैं, लेकिन मिनटों की और घंटे की सुई को तो नहीं घूमते देख। घूमती तो वो भी है, लेकिन इतना कम घूमती है कि हमें विजिबल नहीं है उसका मूवमेंट। द सेम इज ट्रू अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। यू बिल्ड ए कैरेक्टर ओवर ईयर्स, ब्रिक बाय ब्रिक, बट फॉलिंग फ्रॉम कैरेक्टर इज वन इवेंट प्रोसेस। एक गलती आदमी के कैरेक्टर को जीरो कर देती है। यू बिकम जीरो फ्रॉम हीरो इन वन इवेंट ओनली। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर। सीरियल देखा आप लोगों ने? बाल हनुमान, जय भीम, दिस दैट, रामायणा देखा है? हनुमान जी जब छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, तब भी बड़े ताकतवर थे। जब बिल्कुल बच्चे थे तब भी बड़े ताकतवर थे, और इतने ताकतवर थे कि एक दिन उन्होंने सूरज को फ्रूट समझा और अपने मुंह में डाल लिया। बच्चे थे तो शरारतें भी बड़ी मन में आती थी, ताकत तो उनमें थी बहुत। तो एक दिन उन्होंने क्या किया,
वो अक्सर क्या करते थे कि वहां जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे, उनकी उनके कमंडल, उनकी हवन सामग्री उठा के समुद्र में फेंक देते थे, इधर उधर फेंक देते थे। तो एक दिन एक ऋषि को उन पे बड़ा गुस्सा आया और उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुझे अपनी ताकत का बड़ा घमंड है, जा तू अपनी ताकत भूल जा। अब हनुमान जी उदास हो गए। तो फिर उस ऋषि ने थोड़ा उनको रिलीफ दिया कि चल, जब कोई तुझे तेरी ताकत याद दिलाएगा, यू विल गेट ऑल योर पावर्स बैक। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, when entire Vanar Sena, including Jamwant, Hanuman, Sugriv, everybody were looking for Sita, who told them that Sita is in Lanka? Who told them? You said something? कुछ तो बोला था आपने। जटायु की तो पहले डेथ हो गई। जटायु के ब्रदर ने, क्लैपिंग फॉर आर, क्या नाम था उनका? उनका क्या नाम था जटायु के ब्रदर का? संपाति। संपाति। संपाति ने उन्हें बताया कि मैं यहीं से देख पा रहा हूं कि सीता जी समुद्र पार लंका में। द वानरास गॉट हैप्पी, हमें सीता जी का पता लग गया। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे ऑल फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब ये समुद्र पार कौन करे? जामवंत ने कहा कि भाई, जब मैं जवान था तो मेरे लिए इतना समुद्र पार करना बड़ी छोटी बात थी, पर मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब मेरे बस की बात नहीं है। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, बट आई डोंट नो आई विल बी एबल टू कम बैक और नॉट। अब ऐसे आदमी को भेज के क्या करें? किसी की खबर लेने जाए, खुद भी वहां रह जाए, तो फिर एक मिशन उसकी खबर लेने के लिए भेजना पड़ेगा। अचानक जामवंत को ध्यान आया, अरे हमारे बीच में तो हनुमान बैठा हुआ है, who is blessed with immense powers, उसके लिए तो ये काम कुछ है ही नहीं। But then he was also reminded of the curse he has met with, कि इसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसलिए गुमसुम बेवकूफों की तरह बैठा है। तब हनुमान को उनकी ताकत का एहसास दिलाया जामवंत ने, और हनुमान का शरीर फूला, राम से आज्ञा ली, मुद्रिका ली, वेंट टू लंका। ना सिर्फ सीता जी का पता लगा के आए, बोनस के रूप में लंका भी जला के आए। हनुमान इज माई हीरो। He is the best manager you would ever see. He accomplished all his goals. He always came up with a bonus. He met all his deadlines. He always made friends everywhere he went. So he was class fellow. Anyway, so all of us are cursed. We all have immense abilities, friends. Immense abilities. The only point is we don't know about them. And that's why we are here. अरुणिमा सिंह का नाम सुना है कभी? She was captain of Indian handball team. तो पूरी टीम ट्रेन से जा रही थी गर्ल्स की। यूपी में कहीं थे, बरेली के आसपास। ट्रेन में बदमाश चढ़ गए, उन्होंने लड़कियों को तंग करना शुरू कर दिया। अरुणिमा सिंह वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। शी रजिस्टर्ड दोज गुंडा एलिमेंट्स, और उन बदमाशों ने उठाकर उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया रात के 1 बजे। और वो इस तरह से ट्रैक पे गिरी कि उसकी टांग कट गई। पूरी रात ट्रैक पे पड़ी रही, सुनसान जगह, पूरी रात ट्रैक पे पड़ी रही। चूहे आ गए, चींटियां आ गई, कुत्ते आ गए, और उसे लगा मेरी जिंदगी खत्म। शी गॉट अनकॉन्शियस। सुबह 5-6 बजे किसी ने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ले गई, फिर बरेली सिविल हॉस्पिटल में ले गए, वहां से वो दिल्ली एम्स रेफर की, और अल्टीमेटली हर लेग वाज चॉप्ड ऑफ। 5-6 दिन के बाद जब होश आया, एंड शी वाज टोल्ड दैट दिस हैज हैपेंड, उसने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं तो नेशनल प्लेयर थी, नेशनल टीम की कैप्टन थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, टांग चली गई, अब तो मैं जिंदगी भर खेल ही नहीं सकूंगी। अरुणिमा सिंह सेड कि नाउ आई विल स्केल माउंट एवरेस्ट,
God has given me a new life. There must be some big purpose. And she made a promise to herself, I'll scale Mount Everest. Mount Everest पे चढ़ूंगी. Artificial limb लगाया, training ली, and ultimately she became the first physically challenged woman to scale Mount Everest. Great. That kind of attitude you must have to our life. Who said knowledge is power? Is knowledge power? क्या knowledge में जान है, शक्ति है? How can you say that? How can you say that? There must be some basis on which you can say that knowledge is power. The skills comes from knowledge only. गीता का उपदेश भी तो लॉर्ड कृष्ण ने दिया था, तो नॉलेज मिली थी तो उसके बाद वो उन्होंने अपने आप को वो किया था. क्या किया था? सिर्फ बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को दिया गया था. तभी तो उनको अपनी चीजों का एहसास हुआ था. गुड. देखो, एक आईटी इंजीनियर एक अच्छा आईटी इंजीनियर इनिशियल सैलरी इज ऑलमोस्ट 20 lakhs पर एनम, दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 lakhs पर मंथ. एसी रूम में बैठता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन में बैठता है, और 1.5 लाख रुपए महीना उसको सैलरी मिलती है, 5,000 रुपीज ए डे. लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन का वर्कर है, जो सड़कें बनाते हैं, मजदूर है, ही गेट्स पेड अराउंड 300 रुपीज ए डे. सर्दी, गर्मी, बरसात सारी वो अपनी बॉडी के ऊपर सहता है, पूरे दिन शरीर की मेहनत लगाता है. उसको कोई कैजुअल लीव नहीं है, कोई एकेडमिक लीव नहीं है, कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं है. बीमार पड़ जाए तो उसका सैलरी, वेजेस का लॉस भी है और दवाई का खर्चा भी उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा. Why such difference? Why this disparity? Only because of knowledge. Only because of knowledge. Today we are living in knowledge economy, where knowledge prevails. So try to gather as much knowledge as possible. And the best thing to gather knowledge is reading. Reading. Nowadays, I would add maybe watching quality content. आजकल तो लिसनिंग से भी काम चल जाता है. There are thousands of books which you can listen to. हैं, कई साइट्स हैं, कुकू है और भी कई है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है. You might be knowing better than me. Anyway, I am still fond of reading. हम ओल्ड टाइमर्स हैं तो हमें किताब पढ़ने में मजा आता है. Anyway, let us learn one lesson from the Battle of Mahabharata. We all know the battle was fought between the Kauravas and Pandavas. महाभारत का युद्ध किनके बीच में हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ. कौरवों की सेना थी 11 अक्षौणी. अक्षौणी इज ए यूनिट, उसमें इतने पैदल, इतने हाथी, इतने रथ वगैरह वगैरह, 11 अक्षौणी थी. और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौणी. यानी कौरवों की सेना 1.5 गुना से भी ज्यादा थी. और ज्यादा बड़े अब योद्धा भी अपेरेंटली कौरवों की साइड थे. फिर भी जीता कौन? क्यों? Whose knowledge? Krishna. And Krishna was such a smart fellow. Before the battle of Mahabharata, Duryodhana and Arjun both came to seek his help. दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्रंथ महाभारत है. उसमें खास तौर पे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इतने लेसन्स हैं कि आप उनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते. जब दोनों ये पहुंचे तो कृष्ण सोए हुए थे. दुर्योधन था घमंडी, तो उनके सिर की तरफ खड़ा हुआ, और अर्जुन था समझदार, उनके पांव की तरफ खड़ा हुआ. तो लेटे हुए थे, आंखें बंद थी. जैसे आंखें खुली, पहले कौन दिखा? अर्जुन दिखेगा, वो पांव की तरफ खड़ा. उन्होंने पूछा, अर्जुन कैसे आए हो? अर्जुन कहता कि भगवान अब युद्ध होने वाला है तो हम आपकी हेल्प मांगने आए हैं. पीछे से दुर्योधन, ये पहले मैं आया था. अरे अच्छा, तुम भी आए हो? ओके, तुम कैसे आए? कि मैं भी आपकी मदद मांगने आया हूं. कृष्ण सेड, आई गिव यू 2 ऑप्शंस. एक साइड मैं अकेला नियत था, एक तरफ मेरी सारी सेना.
Arjun, it's your turn to take your option first. Arjun said, you. अकेला नियत था, मुझे वही कबूल है. दुर्योधन was very happy. अर्जुन बेवकूफ है, इसको तो अपनी चॉइसेस ही अच्छी बनानी नहीं आती. बट वी नो द रिजल्ट. वो अकेला नियत था कृष्ण दुनिया की सारी सेनाओं पे भारी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज. कौरवों के पहले सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह. उनको कैसे मारा? उनके सामने शिखंडी. स्ट्रेटजी किसने बनाई? उसके बाद कौन बने? द्रोणाचार्य. उनको कैसे मारा? अश्वत्थामा. अश्वत्थामा मारा गया. स्ट्रेटजी किसने बनाई? उसके बाद कर्ण. उनको कैसे मारा? उनसे पहले दिन कवच कुंडल ले लिए. चलो एक बात पूछता हूं मैं आपसे, आप सबने स्टोरी सुनी है. कवच कुंडल ले लिए, कवच उसकी बॉडी की रक्षा करता था, कवच ले लिया, ठीक है. अब उसका कवच छीन लिया तो ही हैज बिकम वल्नरेबल. कुंडल क्यों ले लिए? दानी था बहुत बड़ा. कुंडल क्यों लिए? कुंडलों का क्या सिग्निफिकेंस था? गुड गैस बट ऑफ द मार्क. कुंडल क्यों लिए? इयरिंग्स. ताकि वो समझ ना पाए इनकी चाल को, कुंडल को ऐड कर दिया होगा उसमें. वो सीधा कवच मांग, क्योंकि दिव्य अस्त्रों से सिर्फ ये कुंडल बचा सकते थे. जब तक वो कुंडल उसके कान में थे, कोई भी दिव्य अस्त्र, कोई भी एटम बम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था. उनका सिग्निफिकेंस ये था. इट वॉज अ शील्ड. दिस वॉज शील्ड फॉर द बॉडी, फॉर अर्थली वेपन्स. दिस वॉज फॉर डिवाइन वेपन्स. एनीवे, ये सारी स्ट्रैटेजीज कृष्ण की थी. नॉलेज इज पावर. अब नॉलेज से नेक्स्ट स्टेप है स्किल. Could somebody tell me the difference between knowledge and skills? What is the difference between knowledge and skills? Anybody? स्किल्स तो मतलब बेसिकली फिजिकल प्रैक्टिस कह सकते हैं हम. Okay. नॉलेज जो हमारे थॉट्स एंड आइडिया. स्किल्स अप्लाई करना हमारे को. कैसे यूज करना है. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, जिनके पास कॉपी पेन हो. किसी को मोबाइल में है तो मोबाइल में ही लिख लो. 7986 multiplied by 8014. 7986 multiplied by 8014. जिनके पास कागज पेन है, मल्टीप्लाई करो जरा. Stop it. A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. कितने लोगों को फॉर्मूला आता है? गर्व से हाथ खड़ा करो. Almost everybody. Wow, that's great. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने लोग ये फॉर्मूला यूज करते? 8000 plus 14, 8000 minus 16. कितने लोग यूज करते हैं? Not even one. That is the difference between knowledge and skills. Merely having knowledge is not enough. It is of no use if you do not know how to put it to your advantage in the real life conditions. हम किसी भी जॉब में हो, I'm a teacher. मुझे कितना बढ़िया मैंने पढ़ के कितनी नॉलेज गेन की है, वो कोई मैटर नहीं करती अगर मुझे लेक्चर बढ़िया देना नहीं आता. एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे कई टीचर्स देखे हैं जिनको बहुत अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते ढंग से. अल्टीमेटली टीचिंग इज ऑल्सो ए स्किल. सो योर नॉलेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू स्किल्स. योर एम्प्लॉयर्स विल पे यू फॉर योर स्किल्स, नॉट फॉर योर नॉलेज. जब आप एंट्री लेवल जॉब के लिए जाएंगे, आपसे इंटरव्यूज में बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी. वो सिर्फ आपसे आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा, वो ये देखेगा इस नॉलेज को एक
Normally they give you certain situations and what will you do in that particular situation. एक इंटरव्यू में पूछा उन्होंने एक बच्चे से कि एक इंटरव्यू पूछा कि आपका टारगेट है एक महीने में एक घर बेचना है, एक रियलिटी कंपनी है, हाउसेस बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, बेचती है, आप उसके सेल्स ऑफिसर हैं, आपका टारगेट हर महीने का है कि आपने एक घर बेचना है हर महीने। इट्स ओके, डजंट मैटर, ये तो कॉस्मेटिक होता है टीचर्स का। हाँ, हम शुरू में चौक से पढ़ाते तो सारा लग जाता था, तो वो कॉस्मेटिक है हमारा। हाँ, एनीवे, हाँ, तो अब एक कस्टमर आपका घर खरीदने को तैयार है, लेकिन उसको थोड़ी सी एक हिच है कि से फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पार्किंग फ्री है, अगर फ्री है तो मैं ले लेता हूं। अब आपको पता है कि पार्किंग फ्री नहीं है, पार्किंग फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप उसको झूठ बोल दोगे तो वो खरीद लेगा। महीने का लास्ट दिन है और अगर आप आज नहीं बेच पाए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी एक महीने, क्या करोगे? झूठ बोल लोगे? बोलो। Concealment will be there. यस ऑफ कोर्स, Concealment will be यस, झूठ बोलोगे, there. Yes. चुप रहोगे, गोलमोल जवाब दोगे तो शायद वो खरीद ले, लेकिन सच बता दोगे कि नहीं सर पार्किंग तो पेड है, फिर वो नहीं खरीदेगा, फिर तुम्हारी जॉब जा सकती है, क्या करोगे? Obviously, concealment will go with the concealment. एनीबडी कम ऑन, अरे बोलो यार, कोई मुश्किल सवाल थोड़ी पूछा है, मुश्किल सवाल थोड़ी पूछा है, झूठ बोल लोगे कि नहीं बोल लोगे? कभी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि झूठ बोलना एक हैबिट है। जो कस्टमर से बोलेगा कंपनी से रोज बोलेगा। आज मैं 4 कस्टमर से मिल के आया, किसी से नहीं मिल के आया, घर में पड़ा पड़ा टीवी देखा, वो रिपोर्ट बना के भेजेगा, टीएडीए और क्लेम करेगा। 4 कस्टमर से मिल के आया, एक से डीलो खड़ी गया, फिर मैं इधर गरोंडा गया, सारों का टीएडीए भी लेगा। वो झूठ बोलेगा, वो तो आदत में शुमार है। सो यू नो इट इज अल्टीमेटली द स्किल दैट मैटर्स। लेकिन स्किल से भी बड़ी चीज है एक विजडम। व्हाट इज विजडम? व्हाट इज विजडम? हिंदी में शब्द क्या होगा विजडम के लिए? एनीबडी? बुद्धि इज इंटेलिजेंस। व्हाट इज ज्ञान? इज नॉलेज। व्हाट इज विजडम? समझदारी। व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड फॉर समझदारी? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। विवेक। विवेक। व्हाट इज विवेक? व्हाट इज समझदारी? व्हाट इज समझदारी? व्हाट डू मीन बाय समझदारी? चतुराई। चतुराई is something different. Chaturai is a positive word. Chaturai is a positive word. That means you being shrewd. You make best use of your resources. हम लॉजिकली सोचते हैं तो विवेक वाइजली इंटेलिजेंट Wisely, wisdom. या वाइज Wise से बना है, wisely भी और wisdom भी। What is समझदारी? सही जगह पे सही टाइम पे सही डिसीजन राइट Beautiful answer. Clapping for her. Your good name? Saloni. Okay, beautiful answer. Anyway, अगर आपके बॉस आपको एड्रेस कर रहे हो और ये कहें कि शेक्सपियर ने कहा है, शेक्सपियर को कोट करें, और आपको पता हो कि शेक्सपियर ने नहीं कहा, ये तो जॉन कीट्स ने कहा है, तो आप इमीडिएटली खड़े हो जाओ, सर यू आर रॉन्ग, ये शेक्सपियर ने नहीं कीट्स ने कहा है। क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? बॉस अपनी पूरी टीम को एड्रेस कर रहा है और बॉस ने बोलते हुए कोई गलती, प्लीज
बॉस ने बोलते हुए कोई गलती कर दी, आप खड़े होकर बोलोगे सर ये उसने नहीं कहा है, दूसरे ने कहा, क्या होगा? बोलो, कम ऑन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इफ यू ऑफेंड योर बॉस पब्लिकली, ही विल फील बैड अबाउट इट। और मॉडर्न कॉर्पोरेट्स में तो यू मे बी फायर्ड देन एंड देयर, देन एंड देयर। कंडक्ट मैटर्स। वहां तरीका यह बनता है कि आप उस सेशन के बाद उनके पास आराम से अकेले में जाएं और उनको कहें कि सर प्लीज चेक इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो विजडम बहुत बार समझदार, बहुत नॉलेजेबल बनने में होती है, बहुत बार विजडम चुप रहने में होती है। आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें कुछ कबीले वाले एक अंग्रेज को पकड़ लेते हैं और वो उसको भून के खाने के, कौन सी ऐड है वो? मे बी सेंटो फ्रेश समथिंग। तो उसको वो जला के खाने के चक्कर में होते हैं, पत्थरों से आग लगाने की कोशिश करते हैं, आग नहीं जलती। वो कहते हैं चलो भगवान की मर्जी, इसको छोड़ दिया। वो छोड़ता है, छोड़ते ही वो कपड़े वपड़े पहनता है, जेब से सिगरेट निकालता है, लाइटर जलाता है। लाइटर देखते ही उनकी आंखों में रोशनी आ, वाओ आग। वो दोबारा उसको बांध लेते हैं, आजा बेटा, आजा बेटा। वहां समझदारी चुप बैठने में। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। प्रकृति, संस्कृति, विकृति। जिंदगी जीने के 3 तरीके। प्रकृति इज नेचुरल वे ऑफ लाइफ, नेचुरल वे ऑफ लाइफ। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख शांत होती है और किसी की भूख शांत नहीं होती। व्हाट इज विकृति? व्हाट इज विकृति? परवर्जन। नदी जब तक अपने किनारों के बीच में बहती है वो प्राणदायिनी है, वो पीने का पानी भी देती है, सिंचाई के लिए भी पानी देती है। लेकिन जब प्रकृति बिगड़ जाती है, नदी बिगड़ जाती है, अपने किनारों के ऊपर से बहने लगती है, तो बाढ़ आती है, विनाश लेके आती है। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा कि स्वर्ग और नरक। सुकरात का नाम सुना? सोक्रेट्स। सोक्रेट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर फिलोसफर्स एवर, फादर ऑफ फिलोसफी यू में से, एनीवे। तो सुकरात से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल एंड हेवन? तो सुकरात ने कहा कि नर्क में एक रूम में एक बड़ी सारी टेबल लगी हुई है और 100 लोग हैं उस कमरे में भूखे, और खूब सारा फूड उस टेबल पे लगा हुआ है, और उन 100 लोगों के लिए एनफ है, और सबके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। अब खाना कैसे खाएं? हाथ पीछे बंधे हुए हैं सबके, खाना कैसे खाएं? अब सारे के सारे सोचते हैं कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए तो मैं खा लूं, बाकी जाए भाड़ में। दिस इज हेल। बाकी जाए भाड़ में। तो सारे खाने पे टूट पड़ते हैं और साथ वाले को मुंह मारते हैं, परे हो, परे हो, मैंने खाना है। और इस तरह सब में झगड़ा होने लगता है, सारा फूड नीचे पैरों में गिर जाता है, सारे भूखे। और साहब हेवन क्या है? वही टेबल, वही फूड, वही 100 लोग, सबके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। सारे विचार करते हैं कि यार कैसे खाएं। सब अपने से पीछे वाले को खिलाते हैं, अपने से पीछे वाले को खिलाते हैं। एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं होता, सबके पेट भरते हैं। द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज हेल और हेवन हम खुद क्रिएट करते हैं। कंडीशंस आर द सेम, कंडीशंस आर द सेम। अपना हेल, अपना हेवन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। थर्ड इज संस्कृति। हाँ, संस्कृति इज कल्चर्ड वे ऑफ लाइफ। कल्चर्ड वे ऑफ लाइफ क्या है? When you contribute to others, they will contribute to you, both will win. जीरो सम गेम सुना कभी? स्टैट्स पढ़ा होगा, OR पढ़ा होगा। जीरो सम गेम, व्हाट इज जीरो सम गेम? व्हाट इज जीरो सम गेम? सपोज एक टेबल पे 4 गैम्बलर्स हैं और चारों की जेब में 100 रुपए हैं। टोटल मनी ऑन द टेबल इज 400 रुपीज। अब कोई जीते इसके लिए जरूरी है कोई हारे।
total will remain 400. This is called zero sum game. कि ultimate sum will remain the same. If one has to win, somebody else has to lose. That means you can win only at the cost of others. तो दूसरा या तो मुझे अपने आप दे या मैं उससे छीन लूं, यही क्रिमिनल की मेंटालिटी होती है. But winners, cultured people say life is not a zero sum game. We all can win. We all can win. I can contribute to somebody else. He will also contribute to me. Both will grow. That means life is not a zero sum game. If I have to win, I don't have to win at the cost of somebody else. अब जिंदगी में लक ज्यादा जरूरी है कि हार्डवर्क? दोनों इज ए डिप्लोमेटिक आंसर. दोनों इज ए डिप्लोमेटिक आंसर. हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हार्डवर्क. क्यों? Good. Anybody else? Anybody else? अगर मैं कहूं लक भी हमारे हाथ में है, the harder we work, the luckier we get. लक की वजह से हम एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुए, एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए, एक पर्टिकुलर जेंडर जीन्स के साथ पैदा हुए, वो लक है, कौन का पैदा हुआ. लेकिन इसके बाद जिंदगी में जो हम अचीव करते हैं वो हमारा हार्डवर्क. 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई. 2005 में धीरूभाई अंबानी की वाइफ कोकिला बेन ने दोनों बेटों का पार्टीशन, उनकी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया. बोथ ब्रदर्स गॉट 32,000 करोड़ ईच. 32,000 ईच दोनों भाइयों को मिले. मुकेश अंबानी, हिज वर्थ टुडे इज 6 लाख करोड़, 20 टाइम्स. जितने मिले थे उसका 20 टाइम्स. अनिल अंबानी जीरो, माइनस, बैंकक्रप्ट. कहां लक है? लक की वजह से तो धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा हो गए, मिल गए 32 हजार करोड़. लेकिन उसके बाद क्या किया? एक 6 लाख करोड़ पे, एक जीरो पे. ये हार्डवर्क है. एक साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि यार ये लक क्या चीज है. कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा अनलक्की हूं, और कुछ लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है. किस्मत ही खराब है. बहुत लोगों को रोना है ये, मेरी तो किस्मत ही, मैं मेहनत बड़ी करता हूं, मैं ये बड़ा करता हूं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते. एक साइकोलॉजिस्ट ने सोचा यार इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, लक क्या चीज है. ही थॉट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. उसने फेसबुक पे लिखा कि मैं लक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो जो लोग इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं. करीब 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. और एवरीबडी स्पेसिफिकली मेंशन वो अपने आप को लक्की मानते हैं या अपने आप को अनलक्की मानते हैं. नेक्स्ट वीक उसने उन 400 लोगों को मैसेज भेजा कि नेक्स्ट संडे सो एंड सो स्कूल के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा 1 घंटे का, आप लोग आ जाइए. करीब 200 लोग उनमें से 400 में से उसके एक्सपेरिमेंट में पहुंचे. एंड इंसिडेंटली उन 200 में रफली 100 लोग ऐसे थे जो अपने आप को लक्की मानते थे, 100 लोग ऐसे थे जो अपने आप को अनलक्की मानते थे. उसने सबको एक न्यूज़पेपर दिया, और उस न्यूज़पेपर में एक एड इंसर्शन था. अपन अखबार खरीदते हैं, पढ़ता है तुम में से कोई अखबार? आजकल के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट के इंसर्शंस आते हैं. तो एक इंसर्शन उसने अपना डाला हुआ था, उसके अंदर लिखा था इफ यू आर रीडिंग दिस, गिव दिस पोस्टर टू द प्रेजेंटर, ही विल गिव यू $50. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जितने लोग अपने आप को अनलक्की कहते थे उनमें से लगभग किसी ने वो पेपर नहीं देखा भी तो उस पर विश्वास नहीं किया, फेंक दिया, वहीं फेंक दिया. और जितने अपने आप को लक्की कहते थे उन्होंने पेपर पढ़ा. इफ यू आर रीडिंग दिस, गिव दिस पेपर टू द प्रेजेंटर, ही विल गिव यू $50. उन्होंने प्रेजेंटर को दिया, $50 लिए. और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब उनको ये सारी बात बताई
तो सारे अनलक्की कहने वाले गए, यार ओए देखा तो था मैंने, तो मैं सोचा हमें बकवास होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज, अपना लक भी हम खुद बनाते हैं। कंडीशंस आर द सेम। जिन लोगों का दिमाग ओपन होता है, कूल हेड होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। जो ग्रीड, जेलसी, हाँ ईगो, उनको इतना अंधेरा रहता है दिमाग में, इतने प्रीऑक्युपाइड रहते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, उनको हर चीज नेगेटिव दिखाई देती, उनको कोई चीज, और फिर बाद में कहते हैं मेरा तो किस्मत ही खराब है, सुना तो मैंने भी था, पढ़ा तो मैंने भी था, बट आई नेवर बिलीव्ड इट। तो जब राम सेतु बन गया, कुछ वानर राम के पास आए, कहने लगे भगवान ये पुल बहुत कम चौड़ा है, हम वानर लाखों हैं, ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे क्रॉस करने में, कितना मजा होता है 6 लेन होता, सारे फट से निकल जाते हैं। तो राम ने कहा चलो कुछ करते हैं, सोचते हैं। राम उस पुल पे समुद्र के बीच में गए, ये पढ़ा है कहीं, सुना है? राम उस पुल पे बीच में गए और वहां जाके उन्होंने पानी में अपना पैर उतारा, और जैसे ही पानी में पैर उतारा, समुद्र में जितने जीव जंतु थे सारे राम के दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए। तो राम ने वानरों को कहा कि भाई ये सारे मुझे देख रहे हैं, तुम इनकी बॉडी के ऊपर से निकल जाओ, इनको तुम्हारा भारी महसूस नहीं होगा। तुम 6 लेन कह रहे थे, अब ये 60 लेन है, अब ये 60 लेन है, अब तो जाओ इनके ऊपर से। सारे फटाफट सारे वानर उन समुद्री जीव जंतुओं के ऊपर से जाने लगे। अब वो पहले वाले वानर फिर आए कि भगवान आपने यही काम करना था तो शुरू ही कर लेते, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई, हमसे इतने पत्थर क्यों ढुआए, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। तो राम ने कहा नहीं, पहले तुम लोगों ने अपनी मेहनत से एक पुल बनाया, मुझे इतनी जगह दी कि मैं उस पुल के बीच में खड़ा हो सकूं जाके, तब ये संभव हो पाया। अदरवाइज तो फिर मैं किनारे पे खड़े होकर पानी में पैर देता तो बहुत लिमिटेड एरिया के जीव जंतु सिर्फ मुझे देख पाते, फिर पुल का काम नहीं करते। दैट मीन्स लक वर्क्स व्हेन यू हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इज ए प्री रिक्विजिट। हमारे यहां एक वास्तु के एक्सपर्ट आए, उन्होंने कहा जिंदगी में लक और हार्डवर्क के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वास्तु। अपनी अपनी दुकानदारी है, वो वास्तु के एक्सपर्ट है, तो उन्होंने कहा वास्तु भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया राम का। राम का लक बड़ा अच्छा था, राजा के घर पैदा हुए, लक तो बहुत अच्छा था, मेहनत भी उन्होंने बहुत की, जो गुरु ने कहा, जो पेरेंट्स ने कहा, सारी बातें मानी, लेकिन जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला। His life, Sadguru, you know who is Sadguru? Vasudev Jaggi. He always says Ram's life was a disaster. कोई सुख नहीं मिला, ना राज्य का सुख मिला, ना पत्नी का सुख मिला, ना औलाद का सुख मिला, कोई सुख नहीं मिला। वो कहते हैं उनकी जन्मपत्री में वास्तु दोष था। Let it be so. Next please. Socrates on learning. आपने शायद सुकरात की कहानी पढ़ी होगी कि उनके जो विचार थे उस समय के जो राजा थे उनसे नहीं मिलते थे, तो राजा ने उनको सजा दी मृत्युदंड, और उनको जहर का प्याला पीना था, जेल में थे वो। तो जिस दिन उनको जहर का प्याला पीना था, उससे पहले दिन सुकरात ने देखा कि जेल में एक बच्चा बांसुरी बहुत अच्छी बजा रहा है। सुकरात उस बच्चे के पास गए, कहने लगे बेटा तू मुझे बांसुरी बजाना सिखा। बच्चा हंसने लगा, अंकल कल तो आपने मर जाना है, आज बांसुरी सीख के क्या करोगे, आज बांसुरी सीख के क्या करो, कल तो मर जाना है। सुकरात ने कहा कि नहीं, मैंने जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश की है, आज गॉड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं तुमसे बांसुरी बजाना सीखूं, वरना कल को मरते हुए मुझे अफसोस होगा मैंने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद किया है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी ऑल मस्ट हैव टुवर्ड्स लर्निंग। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑलवेज ऑन, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर लर्निंग। हम दुनिया के सबसे बेकार आदमी से भी सीख सकते हैं। क्या मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, ही मे एक्ट एज योर रेफरेंस पॉइंट। अब दो तरह की लर्निंग होती है,
रॉट लर्निंग एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोगों ने 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। अब 6th और 7th में इंग्लिश हमने ये सीखी, प्लीज 6th और 7th में हमने ये सीखा कि भाई काउ डॉग और वो क्या होते हैं वो, इनके अल्फाबेट सीखे पहले, फिर टेंसेस सीखे, और वो स्टोरीज होती थी क्या, ग्रीडी डॉग, थर्स्टी क्रो, और काउ चेयर का ऐसे 10 लाइन टीचर लिखवाते थे। वो आप लोगों ने भी किए होंगे, बहुतों ने। तो 8th क्लास में हमारे एक टीचर आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई बच्चा गाइड से याद नहीं करेगा, अपना ऐसे खुद लिखो। हमने कहा पागल है, मैं सिखाऊंगा। इफ यू गिव फिश टू ए मैन, यू फीड हिम फॉर ए डे। इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर हिज एंटायर लाइफ टाइम। जब आप किसी को फूड कमाना सिखा दें तो आप उसकी जिंदगी भर की रोटी का इंतजाम कर देते हैं। That is abstract learning. So it is not the rote learning that you must be concentrating upon, but it is the abstract learning that you must. Next, please. You cannot not communicate. What does it mean? You cannot not communicate. You cannot not communicate. What does it mean? Very smart. Not positive. You can communicate. Good. I like it. You cannot not communicate. मतलब अगर ये चाह रहे हो कि मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो तुम have to communicate. You have to communicate. Okay. But Saloni said he is on the right track. It means it is simply not possible that you don't communicate. You always communicate. You communicate even when you don't communicate. आपका कोई फ्रेंड है, आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं, उधर से भी गुड मॉर्निंग आती है, ऑलमोस्ट रूटीन है। यू से गुड मॉर्निंग, उधर से भी आता है गुड मॉर्निंग, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसकी नहीं आ रही। आपने 3 दिन पहले गुड मॉर्निंग लिखा, कोई जवाब नहीं। 2 दिन पहले लिखा गुड मॉर्निंग, कोई जवाब नहीं। 1 दिन पहले लिखा, कल लिखा था गुड मॉर्निंग, कोई जवाब नहीं। आज फिर लिखा गुड मॉर्निंग, आज फिर कोई जवाब नहीं। क्या लगेगा? नाराज है। He doesn't want to communicate. Something wrong. क्या लगेगा? वो बिजी है, ही इज नॉट वेल, उसका फोन गुम हो गया है, खराब हो गया है, चोरी हो गया है, डाटा पैक खत्म हो गया है। मे बी उसे कहीं से और बढ़िया गुड मॉर्निंग मिलने लगी है, तो तुम्हारा क्यों जवाब दे? Now see, that fellow is not saying anything, but something is still being communicated to you. He is not communicating anything, but something is still being communicated to you. तो तुमने चुप रह के भी कम्युनिकेट किया है। शायरों ने तो बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर, चुप्पी के ऊपर बहुत कुछ लिखा। तुमने चुप रहकर और सितम किए मुझ पर, तुमसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। जो मेरे हाल पे हंसते हैं वो मेरे अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं। तुमने तो चुप रह के बिल्कुल इग्नोर करके ऐसे कर दिया जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये और बड़ा जुल्म है। शायरों ने तो बहुत कुछ लिखा है चुप्पी पे। सो यू ऑलवेज कम्युनिकेट। एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट यू हैव गॉट टू बी द मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहला काम क्या करता है? रोता है। रोता है, दुनिया में आते ही बच्चा रोता है। ये उसकी एडवर्टीजमेंट है। ही अनाउंसेस टू द होल वर्ल्ड
द चाइल्ड अनाउंसेस टू द होल वर्ल्ड आई एम इन, मैं आ गया हूं। और अगर बच्चा ना रोए तो रुलाते हैं, क्योंकि बच्चा ना रोए इट मींस इट्स ए डेड चाइल्ड, इट्स अ डेड चाइल्ड। तो कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले कम्युनिकेशन सीखो। और कम्युनिकेशन सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगेन, बढ़िया कम्युनिकेशन कब कर सकते हो? जब भेजे में कुछ हो। और भेजे में कब होगा? नॉलेज कहां से आएगी? पढ़ने से आएगी, पढ़ने से आएगी, रीडिंग। अगेन, communicate what the other fellow understands. Always try to communicate in the language which the audience understands, which the other fellow understands. There is no point in speaking in a language which your audience, the other fellow doesn't understand. अगर मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत बढ़िया आती हो और मैं फ्रेंच लैंग्वेज में लेक्चर दूं और आपको लेट अस एज्यूम कि आप में किसी को फ्रेंच नहीं आती, तो होगा क्या? मैं तो खुश, मैंने बड़ा शानदार लेक्चर दिया, और आप लोग परेशान कि ये बकवास क्या चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कम्युनिकेशन इज जीरो। सो ऑलवेज टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ योर ऑडियंस। व्हाट एंड हाउ। अब कम्युनिकेशन में दो चीजें हैं, व्हाट यू से एंड हाउ डू यू से इट। अच्छे शब्द हैं इसमें, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड। आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। ये बात हुई थी, किसी ने कहा था, पर मैंने नहीं कहा। सेकेंडली, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, मैंने कहा ही नहीं, इट्स अ डिस्क्लेमर, मैंने नहीं कहा। किसी और ने कहा नहीं कहा मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने नहीं कहा। थर्ड, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, मुझे पता है पर मैंने कहा नहीं। आई डिडंट से यू वर स्टूपिड। फोर्थ, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, तेरे को नहीं कहा था, तेरे साथ वाले को कहा था, पर तुझे अपनी असलियत पता है इसलिए तूने मान लिया कि मेरे बारे में ही कहा होगा। ये फनी पार्ट है इसका। एनीवे, फिफ्थ, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो, बेवकूफ रहोगे। आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, मैंने स्टूपिड नहीं कहा, कुछ और वर्ड कहा होगा, स्टूपिड नहीं कहा, कोई मिलता जुलता कोई और शब्द कहा होगा, फुलिश कहा होगा, कुछ और कहा होगा, स्टूपिड नहीं कहा। स्टूपिड इज a bad word, I don't use. Same sentence, you say it differently and the entire meaning of the sentence changes. That is the power of communication. Body language. You all know about body language. Your body language must complement what you say. Your body language must complement and supplement what you say. It must be in coherence. अगर आप बोलो कुछ और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, सामने वाला समझदार है, एक सेकंड में पकड़ लेगा झूठ बोल रहा है। जब हम झूठ बोलते हैं, यू विल नोटिस कि हम उसकी आंखों में आंखें डाल के साइड में देखते हैं। और वैसे भी इट्स ए बायोलॉजिकल फैक्ट कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी गर्दन की जो नसें हैं इनमें ओवरफ्लो होता है ब्लड का, क्योंकि हमें एफर्ट लगाना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। ओवरफ्लो होता है तो यहाँ ईचिंग होती है, तो लोग अपने कॉलर एडजस्ट करते हैं और ईचिंग करते हैं, तो दूसरी बंदा इधर बैठा है, आंखें इधर होंगी, फिर एक सेकंड में पकड़ लेगा झूठ बोल रहा है। द आंसर्स वी गेट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस वी आस्क। हमें सामने वाले से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है बहुत अक्सर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा है। एक लड़का एक पादरी से पूछता है कि फादर, जो इंग्लिश मॉन्क्स होते हैं उनको फादर बोलते हैं, कि फादर कैन आई स्मोक वाइल प्रेइंग, कैन आई स्मोक वाइल प्रेइंग, क्या मैं भगवान का नाम लेते हुए पूजा करते हुए स्मोक कर सकता हूं? क्या जवाब दिया होगा फादर ने? कुड समबडी गेस? नो सन, स्मोकिंग इज समथिंग बैड एंड एट लीस्ट व्हेन यू आर प्रेइंग देन यू शुड रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन, कम से कम तब तो ना कर। अब 2 मिनट बाद पूछता है, फादर कैन आई प्रे वाइल स्मोकिंग?
क्या मैं सिगरेट पीते हुए भगवान का नाम ले सकता हूं? अब फादर का क्या जवाब होगा? श्योर सन, व्हाई नॉट? भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो, सिगरेट पीते हुए भी ले सकते हो, कोई बात। स्मोकिंग, प्रेइंग, बोथ आर को टर्मिनस। एक ही टाइम में होनी दोनों चीजें। एक फॉर्मेट में आंसर इज यस, एक फॉर्मेट में आंसर इज नो। क्या मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख सकता हूं? क्या मैं टीवी देखते देखते पढ़ सकता हूं? नो। नाउ द फोकस इज टीवी वॉचिंग, नॉट रीडिंग। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जब आप किसी से बात करें, कम्युनिकेट करें, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, कि जो बात आप कह रहे हो ऑथेंटिक बात कह रहे हो, प्रिसाइज, वो उसी का पार्ट है, ऑथेंटिसिटी का पार्ट है, क्रेडिबिलिटी का पार्ट है। विनिंग इज एवरीथिंग। और एक रेसलर था एडी गुरेरो, को देखता है कोई WWE रेसलिंग? इतना भी पुराना नहीं है, 10-12 साल पहले था, 15 साल पहले था। मेरे लिए इतना पुराना नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट 60, तो मेरे लिए इतना पुराना नहीं है, हैं? हाँ, एडी गुरेरो था, उसकी टी शर्ट पे लिखा रहता था, आई लाई, सी पास्ट अवे, आई लाई, आई चीट, आई स्टील टू विन। आई लाई, आई चीट, आई स्टील टू विन। मेरे लिए विनिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ करना पड़े, जीतना मेरा मकसद है। दैट्स टिपिकल। और WWE में जब किसी को हराते हैं तो वो नॉर्मली उसको इंसल्ट भी करते हैं, लेकिन हेल्दी पर्सनैलिटी क्या होती है? ही इज ए मैन हु इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ बट नेवर प्लेज अदर्स डाउन। दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। ग्रेशियस विनर, अंडरस्टैंडिंग लूजर। whenever they win, a healthy personality, whenever they win, they stay graceful, and whenever they lose, they try to know where I have gone wrong. They introspect, they make a promise to themselves, next time I am not going to repeat these mistakes and I am going to win. Learning attitude, a man with a healthy personality is always in a learning mode. हमेशा नया कुछ सीखने की कोशिश करता है, हर परिस्थिति से, हर इंसान से, हर घटना से वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। लर्निंग इज नेवर कंप्लीट। सेल्फ कंटेन्ड, ए मैन विद ए हेल्दी पर्सनैलिटी नोज व्हाट आर हिज लिमिट्स एंड डजंट ट्राई टू फोरे बियॉन्ड हिज लिमिट्स। अपनी लिमिट से बाहर। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, स्टीव वो कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, है, उसकी भी लगभग उतनी एवरेज है जितनी सचिन तेंदुलकर की है, एंड बोथ वर कंटेम्परेरीज, है, तो दोनों की एवरेज ऑलमोस्ट सेम है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन स्टीव शॉ वो सिंपल शॉट्स लगाता, सिंगल डबल, उसको पता था मेरे पास बड़े बड़े शॉट्स नहीं है, तो वो, लेकिन रन बनाने, तो रन कैसे भी बने, तो अपने सिंपल तरीके से सिंगल डबल ले लेके रन बनाता था। सचिन तेंदुलकर वाज ए फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, इधर 6 उधर 4, ये शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, उसके पास सारे शॉट्स थे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स दोनों के बराबर है। अगर स्टीव वो सोचता कि मैं भी तालियां बजवाने के लिए सचिन तेंदुलकर की तरह बड़े बड़े शॉट्स लगाऊं, फेल हो जाता। ही न्यू व्हाट आर माई लिमिट्स। जिंदगी में जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी जरूरी है, अपनी लिमिट्स, अपनी वीकनेसेस भी पता होनी जरूरी है। डिसिप्लिन्ड, unfortunately discipline is an underrated virtue. It's an underrated virtue. यंगस्टर्स में बहुत सारों को आदत होती है, थोड़ा कट सड़क में आगे है, रॉन्ग साइड चल लो, थोड़ा सा रॉन्ग साइड चल लो। इट इज इनडिसिप्लिन बेसिकली। आज खाना स्वाद बना है, एक रोटी फालतू खा लो, एक बर्गर फालतू खा लो, इनडिसिप्लिन। See, you are free to choose your actions, but you are not free from their consequences. Every action, and for that matter even every non-action, has consequences. You may choose anything, but you will have to face the consequences. Young age में आप डेली बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ नहीं पता लगे, कोई दिक्कत नहीं है, खा लोगे। 5-7 साल के बाद फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाना,
फिर हर 6 महीने में डॉक्टर चेंज करना, क्योंकि दवाई तो लगनी नहीं, किसी डॉक्टर पे चले जाओ, क्योंकि एक की दवाई 6 महीने खाओगे, कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, डॉक्टर बेकार है। और तुम्हारी मशीनरी खराब हो चुकी है भैया, डॉक्टर बेकार नहीं है, तुम्हारी मशीनरी खराब हो चुकी है, डॉक्टर क्या करे बेचारा। हार्ड वर्किंग नेवर मेक्स एक्सक्यूजेस। A man with a healthy personality is always ready to do hard work. He never makes excuse. दुनिया में सबसे बुरी चीज है एक्सक्यूज करना। Impeccable है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट क्या भला है? सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है। जिस उम्र में हम पतंगे उड़ाया करते थे, वो पूरा पूरा दिन पतंग उड़ाने में लगा देते थे, कंचे खेलने में लगा देते, उस उम्र के बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है। कोई टाइम चला कहां गया? ऐसा क्या काम आन पड़ा है कि टाइम ही नहीं है किसी के पास? इट्स ऑल अबाउट मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। इट्स ऑल अबाउट मिसमैनेजमेंट। टाइम की कमी नहीं है, टाइम का मिसमैनेजमेंट है। एक टीचर एक क्लासरूम में आए और अपने बैग में कई सारी चीजें लेके आए। तो उन्होंने पहले बैग से एक ट्रांसपेरेंट जार निकाला, मर्तबान जार, ट्रांसपेरेंट, खाली बिल्कुल, को दिखाया। अब बैग में से कुछ टेनिस बॉल्स निकाली और उस जार में डालनी शुरू कर दी। एक स्टेज के बाद उसमें और बॉल्स नहीं आ सकती थी। अब उन्होंने बैग में से कुछ कंचे निकाले, अब वो कंचे डालने शुरू किए। बीच बीच में जगह, बॉल्स के बीच में जगह थी, तो कंचे एडजस्ट होना शुरू हो गए। एक स्टेज के बाद कंचे भी आना बंद हो गए। अब उन्होंने बैग में से कुछ रेत निकाली और वो रेत डालनी शुरू की और हिला हिला के एक स्टेज के बाद उसमें रेत आना भी बंद हो गया। इट वॉज फुल। ठीक। अब उसके बाद इन्होंने ये चीजें वापस टेबल पे डाल दी। अब इन चीजों को रिवर्स ऑर्डर में जार में डालना शुरू किया। पहले लास्ट में डाली थी रेत, अब सबसे पहले रेत, उसके बाद कंचे, उसके बाद टेनिस बॉल्स। अब क्या होगा? जार जल्दी फुल हो जाएगा, कुछ टेनिस बॉल्स बाहर रह जाएंगी। जो काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है वो है टेनिस बॉल्स। सबसे महंगी टेनिस बॉल है ना इसमें, वो है टेनिस बॉल। जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है वो है टेनिस बॉल्स। जो काम सिर्फ इंपॉर्टेंट है या सिर्फ अर्जेंट है वो है कंचे। और जो काम ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है वो है रेत। अपनी टू डू लिस्ट को इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। सबसे पहले टेनिस बॉल्स, उसके बाद कंचे, उसके बाद रेत। 24 घंटे में 20 घंटे फ्री मिलेंगे। 4 घंटों में काम हो जाएगा सारा। 24 घंटों में 20 घंटे फ्री मिलेंगे। होता उल्टा है। मुझे लेक्चर देना है, लेक्चर नहीं तैयार कर रहा, मैं देख रहा क्या कपड़े पहनूंगा, एक्सेसरीज क्या होंगी, शूज कौन से होंगे, सॉक्स कौन सी होंगी, पेन कौन सा होगा, आज मोबाइल का कवर कौन सा होगा। वो चीजें जो रेत हैं, सोच में उनका रहा। और जो काम टेनिस बॉल है, कंटेंट ऑफ द लेक्चर, डिलीवरी स्टाइल, उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा। वो देख लेंगे, कर देंगे, हो जाएगा। तो इट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम सबके पास खूब है, टाइम की कोई प्रॉब्लम। जब भी मुझे कोई कहता है टाइम नहीं है, मैं बड़ा हैरान होता हूं, बड़ा हंसता हूं। ऐसा कौन सा, ये मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़ा आदमी है किसके पास टाइम नहीं? मुकेश अंबानी एंजॉयज हिज टाइम लाइक एनीथिंग। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी, 50 कंपनी चल रही, लाखों शेयर होल्डर और लाखों एम्प्लॉयज, वो फ्री है, हमें कहां है? वाह भाई वाह, कमाल होगी तुम्हारी। 1 रुपया नेक्स्ट 30 डेज तक डबल होके बन जाएगा 107 करोड़। A man with an open mind will critically examine both the proposition। एक तरफ 10 करोड़, एक तरफ 1 रुपया, जो रोज 30 डेज तक रोज डबल होगा। बाय द वे, कॉमन परसेप्शन इज कि 10 करोड़ 1 2 4 8 2 4 8 16 32 64, कहां 10 करोड़, कहां ये 32 64 में उलझे हुए हैं। लेकिन असली कंपाउंडिंग लास्ट में होती है। वारन बफे का नाम सुना है? हाँ, कितना वर्थ है उसका?
85 billion, 85 billion, more than 85 billion, and 90% of his money he has earned in last 4-5 years. That is compounding. असली कंपाउंडिंग वहां जाके शुरू होती है. तो the basic idea is a man with an open mind will consider both the options critically, logically, and then select. इमोशनल नहीं होता 10 करोड़ का फिगर सुनते ही. सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपनी इमोशंस को चेक में रखना. अब ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है कि मैंने लॉन्ग टर्म में जिंदगी कैसे जीनी है. जिंदगी बहुत लंबी है, आज की नहीं है, आज ही सब कुछ खत्म कर दो. कुछ लोग सेव करते हैं, कुछ लोग सेव बिल्कुल नहीं करते. A bit of saving is always good. That means sacrificing today's needs for tomorrow's needs. आज अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखो. लाख रुपया महीना कमाता हूं मैं, 90,000 रुपए महीने में काम चलाऊंगा, 10,000 रुपए मैं फ्यूचर के लिए सेव करूंगा. 10,000 रुपए वट एवर द. वॉरेन बफे सेज दुनिया में कोई आदमी नहीं है ऐसा जो 10% अपना ना बचा सके फ्यूचर के लिए. एंड हिज फर्स्ट एडवाइस टू यंगस्टर्स इज stay away from credit cards. Stay away from credit cards. When you use a credit card, you consume even future's earnings. Next month जो सैलरी आनी है उसको आज ही खा लो. Healthy personality is courteous and polite to others, but at the same time he doesn't play himself down. आरती करते हैं ना, उसमें कहते हैं मैं सेवक तुम स्वामी. नथिंग. गॉड के साथ तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप में किसी के सामने अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है. एक बहुत प्यारी हिंदी मूवी थी 1960s की, एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो एंड समथिंग समथिंग समथिंग. हिंदी मूवी थी. उसका एक सॉन्ग था कि माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, तू इतनी खूबसूरत है कि चांद भी तेरे से जलता है. गर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है. उसकी तारीफ की है, लेकिन अपने आप को भी नीचा नहीं दिखाया, छोटा नहीं दिखाया. उसकी वो गाना आता है ना, ये मेरे रश के कमर, सुना है? क्या मतलब है रश के कमर का? गाना बहुत पॉपुलर है. क्या रश के कमर मतलब? सुना है गाना? हाँ, क्या है मतलब? कमर वेस्ट है, डजंट मेक एनी सेंस. उर्दू में कमर चांद को कहते हैं. रश के महताब, रश के कमर एक ही बात है, जिससे चांद भी जले. नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ए मेरे रश के कमर है, आपको समझ आ रही है क्या मतलब है? एनीवे, so be courteous and polite to others, but don't belittle yourself. That is the idea. Maintains personal hygiene. A man with a healthy personality maintains personal hygiene. बड़ा जरूरी है साफ सुथरा रहना. इंडिया का जो वेदर है, लेट अस बी प्रैक्टिकल. इंडिया का जो वेदर है वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है. यहां स्वेटिंग खूब होता है. एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जर्म्स के लिए बेस्ट मौसम है. यहां पे फिजिकली क्लीन करना अपने आप को बहुत जरूरी है. पेरेंट्स कहते हैं ना रोज नहाया करो, दांत साफ किया करो. कितने लोग रोज नहाते हैं? अच्छा छोड़ो, अरे झूठे हो. आजकल पेरेंट्स की, मैं भी एक पेरेंट हूं, पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत है बच्चे साफ सुथरे नहीं रहते. सच बता रहा हूं मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी इन पर्टिकुलर. इट्स ए जनरल फिनोमिनन. बच्चा कहता है वो एक हफ्ता नहीं नहाता, मैं 4 दिन में तो नहा लेता हूं एक बार. मेरे दोस्त तो हफ्ता नहीं नहाते, तो मैं 4 दिन में तो एक बार नहा लेता हूं. इंडिया की जो वेदर कंडीशंस हैं, अंग्रेज नहीं नहाते. वहां पे मौसम इतना कोल्ड एंड ड्राई है, वहां पे जर्म्स पैदा ही नहीं होते. इस तरह से मक्खी मच्छर नहीं होते वहां पे. वो इट्स ओके, वो नहीं नहाते. अदरवाइज टू इट इज देयर लाइफ, लेट देम गो टू हेल. लेकिन अपनी जिंदगी तो संवारो. तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. वेल मैनर्ड,
Unfortunately, we Indians have never been taught what is mannerism. अंग्रेजों को तो उनके स्कूल्स में इवन खाना खाने की ट्रेनिंग होती है, टेबल मैनर्स होते हैं, वो सिखाए जाते हैं कि साथ में फोर्क लेना है, किस में स्पून लेना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, आवाज नहीं, खाना खाते हुए टक टक नहीं होनी चाहिए, हैं? पापड़ खाते हुए पापड़ इस तरह से खाना, चक चक नहीं हो, कई लोग हम तो एवरीथिंग इज टॉट, लेकिन यहां कोई नहीं सिखाता. आई एम ओके, यू आर ओके. सेकंड इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. आई एम द बॉस, आई एम द टीचर, आई एम फादर, आई एम एल्डर, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर ए स्मॉल किड, व्हाट द हेल डू यू नो. तुमने जिंदगी में देखा क्या, तुम्हें पता क्या है, तुम बच्चे हो. कॉर्पोरेट्स में कहते हैं देयर आर 2 रूल्स. रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट. रूल नंबर 2, इफ यू डू नॉट एग्री, कंसल्ट रूल नंबर 1. I am okay, you are not okay. These people always try to bully others. दूसरों को बुली कर, जो मैंने कहा है वो करो, खबरदार कोई बीच में बोला तो. That kind of personalities they have. Third is, I am not okay. You are okay. आप तो बड़े हैं, पावरफुल हैं, अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, गरीब हूँ, गांव का हूँ, मेरा तो कम्युनिकेशन भी बेकार है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं. ये लोग हमेशा अपनी कमी का रोना रोते हैं. यू आर ओके से भी बड़ी स्टेटमेंट इनकी होती है आई एम नॉट ओके. और अक्सर इनको दूसरों से मदद नहीं चाहिए, इनको होता मेरा रोना सुन ले. अब सबसे बढ़िया लाइफ पैटर्न कौन सा है? आई एम ओके, यू आर ओके. आई एम ओके, यू आर ओके. ये सबसे बढ़िया लाइफ का पैटर्न है. बहुत बार होता है कि हमारे सामने वाला कोई दोस्त, कोई भी कोई बात कहता है जो हमें नहीं जच रही, अरे बकवास कर रहा है, बंद कर. वी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट इट. आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. बट व्हेन यू फील दैट प्रोबेबली ये जो कह रहा है इसमें भी कुछ होगा, लेट मी ट्राई टू नो इट फ्रॉम हिम. बैठे बात करें, मे बी समथिंग बेटर विल एमर्ज. यू बोथ विल लर्न समथिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ही उसकी बात, मे बी आप अपनी बात उससे मनवा लोगे, लेकिन एक कम से कम एक तरीका तो है. लेकिन जब आप कहते हैं बकवास कर रहा है, तो यू से कि यू आर नॉट ओके. सो द बेस्ट इज आई एम ओके, यू आर ओके. नेक्स्ट प्लीज. व्हाट नॉट टू बिकम. अभी तक हमने बातें की क्या बने, कैसा बने, कैसे एक अच्छा इंसान बने. देखो, एम्प्लॉयमेंट से भी बड़ी चीज है जिंदगी. आप इंसान कैसे हैं, एक घटिया इंसान बढ़िया एम्प्लॉय कभी नहीं बन सकता. एज सिंपल एज दैट. ओनली अ गुड ह्यूमन बीइंग कैन टर्न आउट टू ए गुड बिजनेस एग्जीक्यूटिव. क्लिक. अड़ियल ना बनो, अड़ियल ना बनो. डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल. बी फ्लेक्सिबल. हनुमान जी लंका जा रहे थे, सबसे पहले मिली सुरसा. देखिए स्टोरी. सबसे पहले मिली सुरसा. सुरसा ने कहा मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरा फूड बनना पड़ेगा, तुम्हें पहले मेरे मुंह में आना पड़ेगा. हनुमान जी बड़े इंटेलिजेंट थे. दैट्स व्हाई ही इज माय हीरो. बड़े इंटेलिजेंट थे, दिमाग से काम लेते थे. उनको पता था इससे लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं. उन्होंने सोच लिया कि चल करते हैं कुछ. देखो, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पहली लाइन क्या लिखी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. शक्ति के सागर नहीं लिखा, ज्ञान गुण सागर लिखा. उनकी असली ताकत उनके ज्ञान और गुण है. तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह में आने को तैयार हूं, आप अपना मुंह खोलो. हनुमान जी ने अपना शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया. सुरसा ने भी मुंह और खोलना शुरू कर दिया. इन्होंने अपना आकार, और सुरसा ने, महंगाई कहते हैं ना, सुरसा के मुंह की तरह खुलती जा रही है, बढ़ती जा रही है. सुरसा ने और बड़ा कर लिया मुंह. अब हनुमान जी लघु रूप में आए,
उसके मुंह का चक्कर लगा के, लो जी आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, अब रास्ता दो। सुरसा ने भी कहा बेटा जा विजय भव। ही वॉज फ्लेक्सिबल। रिजिड होते हैं, लड़ने बैठ जाते हैं, लड़ाई का क्या पता क्या अंजाम होता, किसी लड़ाई का कोई पता नहीं होता। दक्षिणी अफ्रीका लड़ा, क्रिकेट मैच खेला, दुनिया की सबसे टॉप की टीम सबसे नीचे की टीम से हार गई। किसी लड़ाई का क्या भरोसा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंग्लैंड पिछली बार का वर्ल्ड चैंपियन है, इस बार अफगानिस्तान से भी हार रहा। यू नेवर नो लड़ाई का क्या है ना। अगर वो रिजिड रहते तो लड़ना शुरू कर देते, उनका मिशन डिले हो जाए, लड़ाई क्या पता कितनी लंबी चलेगी। यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन 1.5 से लड़ाई चल रही है दोनों में। लड़ाई का क्या भरोसा है। तो हनुमान जी रिजिड होते तो लड़ने बैठ जाते, लेकिन समझदार थे तो इसलिए फ्लेक्सिबल रहे, केम अप विद दिस मिशन। नेक्स्ट प्लीज। सड़ियल ना बनो, सड़ियल ना बनो, जलो मत दूसरों से। आज लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख देख के दुखी है। मैंने कितनी वेडिंग्स पे देखा है, लोग जिसका खाना खा रहे होते हैं उसी को गाली देते हैं, इस पे साले भी इतना पैसे कहां से आ गए। जिस होस्ट का खाना खा रहे होते हैं उसी को गाली दे रहे होते हैं कि दुकान पे तो 5-5 रुपए के लिए लड़ने लग जाता है कस्टमर से, यहां इसने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, ऐसा कहां से ले गया है। नंबर 2 के पैसे दबा रखे होंगे, इसका बाप बहुत पैसे छोड़ गया है। और लाइक पीपल में से एनीथिंग। सड़ियल ना, लोगों की सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना सीखो। जब आप अपने दोस्तों की, अपने फैमिली के, अपने क्लास फेलोज की विक्ट्रीज को, उनकी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी खुद की विक्ट्री बन जाती है। You have got to be intellectually strong, morally strong, spiritually strong. Physical strength is a by-product. हनुमान जी की असली ताकत उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है। फिजिकल स्ट्रेंथ एक बाई प्रोडक्ट है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत छोटी चीज है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ बड़ी चीज होती तो दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पहलवान और बॉक्सर होते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक नरेंद्र मोदी के कहने पे 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात करो, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करो। नेक्स्ट प्लीज। तड़ियल ना बनो, ईगो दिखाना, ईगो दिखाना, तड़ी मारना, पंजाबी में कहते हैं तड़ी मारना, ईगो दिखाना। हमारी पर्सनैलिटी है फसल और हमारा ईगो है खरपतवार, वीड। और जब खरपतवार फसल से बड़ा हो जाता है, फसल को खा जाता है। अपने ईगो को अपनी पर्सनैलिटी पे हावी मत होने दो। रावण 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे, 10 गुना बड़ा ईगो था। एक ऑफिसर के रूम में किसी ने नॉक किया, ट्रांसपेरेंट डोर था, ग्लास डोर था। तो उन्होंने कहा रुको मैं फोन पे बात कर रहा हूं। तो 10 मिनट तक उसको वेट करवाया, जस्ट टू लेट हिम फील दैट आई एम इंपॉर्टेंट मैन, आई एम ए बिजी मैन। और जब वो अंदर आया तो कहा कि हाँ, कहता मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं, खराब है फोन आपका, ठीक करने आया। तो जो फड़े मारते हैं बड़ी जल्दी एक्सपोज होते हैं। दड़ियल ना बनो, दड़ियल ना बनो। दड़ियल से मेरा मतलब दाढ़ी रखने से नहीं है, ऐसे भी माशाअल्लाह बहुत सोने लगते हो। दाढ़ी रखने से नहीं है, दाढ़ी रखना तो टॉप फैशन है आजकल। सवाल है एक अच्छा गेटअप मेंटेन करने की। प्रकृति ने जैसा चेहरा दिया है वो तो वही रहेगा, लेकिन अब इसे साफ सुथरा तो रखो। नंबर 2, कपड़े पहनना इज एन आर्ट। आपको किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, किस ओकेजन पे, किस टाइम पे आपको किस तरह से ड्रेसअप होना है, इट डिमांड्स लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग।
कितने ही इंटरव्यूज मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए भी इंटरव्यूज लिए हैं, लोग जींस टी शर्ट में आ जाते हैं। मैनेजरियल जॉब्स के लिए, टेक्निकल जॉब्स के लिए इट इज ओके, वहां आईटी इंडस्ट्री में तो है, वहां तो ऑफिस के अंदर भी बच्चे चप्पल में, शॉर्ट्स में, टी शर्ट में, बहुत कॉमन सीन है, बहुत कॉमन सीन है। लेकिन कॉर्पोरेट जॉब्स, स्पेशली मैनेजरियल जॉब्स, यू एक्सपेक्ट द न्यू कमर्स टू बी वेल सूटेड। नंबर 2, वर्क प्लेस में, अभी आप लोग में से बहुत लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, कॉर्पोरेट जॉब्स में जाएंगे। नेवर शेयर क्रिटिसिज्म विद योर कलीग्स। वो बॉस तक पहुंचेगी, बल्कि 2-4 मिर्च मसाला लग के पहुंचेगी, मिर्च मसाला लग के पहुंचेगी। घर जाके अपने भाई बहन को बता देना, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। वर्क प्लेस में किसी से भी शेयर करोगे, कितना क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, अल्टीमेटली आपके इंटरेस्ट उसके साथ क्लैश होने ही होने हैं और उसने आपकी वाट लगानी है। नेवर कंप्लेन, कंप्लेंट नहीं करना। भगवान करे आंसू जब भी आए खुशी के आए। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, मैं भी फुटेज देख रहा था, हरभजन सिंह वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, लेकिन वो क्राइंग अच्छी है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, रोता है, तो उसकी क्राइंग अच्छी है। लेकिन ये जो रोज रोज का रोना है ना, हाय हाय हाय, ये बकवास है। आप लोगों का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें बीच में से कट करके थोड़ा इसको शॉर्ट रखा है, अदरवाइज 2-4 घंटे और चल सकता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैड ए ग्रेट टाइम। और चलते चलते लास्ट स्टोरी और सुनाता हूं, मुझे बड़ी मेरी पसंद है ये। सर ऐसा है, अच्छा चलो। शबरी के गुरु थे ऋषि मतंग, और ऋषि मतंग वही थे जिन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था, जा तू अपनी ताकत भूल जा, वही ऋषि मतंग। तो शबरी अपने गुरु की बहुत सेवा करती थी। तो ऋषि मतंग के जब स्वर्ग जाने का वक्त आया, तो जाते हुए शबरी को आशीर्वाद दे गए कि एक दिन भगवान राम तुझे खुद इस आश्रम में आके दर्शन देंगे। बहुत बड़ा वरदान था, बहुत बड़ा वरदान था। किसी को कह दो कि भगवान तुझे मिल जाएंगे, तुझे दर्शन होंगे, एक वरदान है, खुद देने आएंगे दर्शन तुझे यहां, ये बहुत बड़ा वरदान था। अब ऋषि मतंग तो स्वर्ग चले गए, शबरी को विश्वास था मेरे गुरु ने वरदान दिया तो यह सच्चा होगा। और सचमुच एक दिन राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम में पहुंच गए। शबरी रोज जंगल से फूल फल लेके आती थी, पूरे रास्ते में फूल बिछाती थी कि राम आएंगे तो उनका स्वागत होगा, और डेली फल लेके आती थी कि उनको मैं खिलाऊंगी। तो राम लक्ष्मण दोनों आ पहुंचे। उस दिन शबरी जंगल से लाई थी बेर, जंगली बेर। तो शबरी ने उनके सामने बेर रखे, तो राम तो बड़े स्वाद से वो बेर खाने लगे। और लक्ष्मण ने कहा ये तो जंगली बेर है। तो लक्ष्मण ने कहा माता ये बेर कड़वे भी तो हो सकते हैं, एक तो जंगली बेर ऊपर से झूठे। राम के लक्ष्मण खाओ। लक्ष्मण ने सिर्फ खाने की एक्टिंग की और जोर से पीछे फेंक दिए। कालांतर में जब लक्ष्मण का युद्ध हुआ मेघनाथ से, और मेघनाथ की उनको शक्ति लगी तो विभीषण ने बताया अभी इसका तो इलाज एक ही है, वैद्य सुषेण लंका में। तो हनुमान जी को भेजा गया वैद्य सुषेण को लाने को, घर से समेत उठा लाए। हनुमान जी जो भी करते थे लार्ज स्केल पे करते थे, छोटा काम कोई नहीं करते थे। उसको घर समेत उठा लाए। भाई अब मैं इसको कहूंगा मेरे साथ चलिए, बहसबाजी करेगा, दुश्मन को मेडिकल सर्विसेज क्यों दूं, और घर समेत उठा लाए उसको। जीवनी बूटी उन्हीं बेरों से बनी थी जो लक्ष्मण ने फेंक दिए थे। राम का सुरक्षा चक्र तो उसी दिन तैयार हो गया था जिस दिन उसने शबरी के बेर खाए थे। लक्ष्मण को उनको बेरों की संजीवनी बूटी के रूप में जरूरत पड़ी बाद में। तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग बड़े
समय समय पर हमें रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, समझाते हैं, मारते हैं, बताते हैं। ये शबरी के बेर हैं। ये शबरी के बेर हैं। आज झूठे लगेंगे, कड़वे लगेंगे, बेकार लगेंगे, खाने से मना कर दोगे, लेकिन अगर इनको खा लोगे तो तुम्हारा सुरक्षा चक्र आज ही तैयार हो जाएगा, वरना जरूरत बाद में भी पड़ेगी। फिर पता नहीं जिंदगी में कोई हनुमान मिले ना मिले, कोई वैद्य सुषेण मिले ना मिले। थैंक यू वेरी मच। So, what is a good corporate culture? You see, today, the corporate culture is all about competition and innovation. You can beat competition only when you are innovating. Only yesterday, I was reading a case study of Meesho. Meesho basically stands for my shop. When the customers feel, they have tried to give a feeling to the customers that it is your own shop. All of us can be innovative. All of us can be creative. मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप सबको कि हमारे घर में भैंसें होती, तो we used to have 2 buffaloes. 10-12 किलो घी रोज होता था, और मेरी मदर रोज सुबह घी पिलोती थी, उससे मक्खन निकलता था। 1980 में हमारे एक रिलेटिव ने वॉशिंग मशीन्स का शोरूम शुरू किया, तो हमने पहले दिन वॉशिंग मशीन खरीदी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगे। करीब 6 महीने बाद 1988 से मेरी मदर ने एक दिन मेरे को कहा कि आज वॉशिंग मशीन में मक्खन निकाले। I said, have you gone bad? पागल हो गई मेरे। Almost illiterate lady. And she was so creative कि इसको हम उस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने मदर को कहा कि वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। कहती क्या खराब हो जाएगी? जब कपड़े डालते हैं उससे खराब नहीं होती, तो दरी डालने से कैसे खराब हो जाएगी? तो ठीक है। फिर मैंने फटका लगा लगा के खूब वॉशिंग मशीन साफ की। कल तक तो कपड़े धुलते थे, अब उसको धो के साफ किया, और इसमें हमने एक रिस्क लिया कि आधी दही उसमें डाली और थोड़ा गर्म पानी डाला। 10 मिनट में चकाचक मक्खन, चकाचक मक्खन। There's my next question. How are decisions made when there is disagreement and stakes are high? You see, nowadays disagreement is not supposed to be something bad. It is a necessity. You must have heard about red ocean strategy and blue ocean strategies. Quite often, we are working in an environment which is absolutely uncertain. And different people in the organization may have different perceptions of it. Say, for example, next year, we are going to have general elections in India, 2024. We don't know what will happen in 2024. Nobody knows, in fact. Elections are always full of surprises. You never know. And we don't know if a new government comes tomorrow, what would be its economic policies and business policies. तो कोई बॉलर तैयार, इंडिया में जो टॉप बॉलर से वो कोई तैयार नहीं था, वो लास्ट ओवर टाइम को। और सचिन तेंदुलकर ने कहा मुझे दो, मैं करता हूँ। उसमें लिटरली कैप्टन के हाथ से बॉल छीनी, ओवर किया, सिर्फ 2 रन दिए, इंडिया मैच जीता। That's fearless decision making. Fearless decision making. Ultimately, you have to take that. Have you watched something from this? What? Reactive war, what happened? So dead. Why so? Okay, anyways, we are going to take much time. So, sir, my second question is, how often do you think people reach concern, revelation about work method, and team meeting? Please repeat the question. I'm sorry, I'm not able to get you. How often do you think people reach concern, revelation about work methods, in team meetings? कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी में $10 मिलियन
इन्वेस्ट किए जाएं। और दूसरा था, हमें अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प के लिए पार्किंग स्पेस बनाना चाहिए, तो उसको कैसे बनाएं, विच इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ $10,000 ओनली। 1 घंटे की मीटिंग में 50 मिनट इस बात पर डिस्कशन हुई कि पार्किंग स्पेस कैसे बनाना चाहिए, और 10 मिनट इस बात पे हुई कि $10 मिलियन न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट किए जाए ना किए जाए। $10 मिलियन के क्वेश्चन पे सिर्फ 10 मिनट, और एक छोटी सी चीज की पार्किंग स्पेस कैसे बनाना है उस पर 50 मिनट। क्यों? क्योंकि पार्किंग स्पेस कैसा बनाना है, एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन ऑन दैट, लेकिन न्यूक्लियर पावर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सारे कहते जी आप ले लो डिसीजन। सो दैट काइंड ऑफ situation is always there. People contribute when they have some perspective on something, but when they don't have any perspective, they say you take the decision, we will abide by that. That's okay. But I would always say, जितना अगर आप मैनेजमेंट थॉट अगर आप ध्यान से पढ़ें, the entire evolution of management thought is based on workers' participation in decision making. Workers are the best people who can come up with new ideas. They can always give you feedback, how the work process is, techniques, newer things can be added. So they must come up with the ideas. Thank you so much. Guys, applaud. It's very. And I didn't see it till it very really would have bound. Why? It's okay. They are recording you. Okay, sir. So I would like to ask you one more question. What's like related to personality development? So what is personality development at workplace? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, हम हर आदमी से, हर इंसान से, हर परिस्थिति, हर घटना से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। और वर्क प्लेस सबसे बढ़िया जगह है जहां पे हम अपने से बेटर लोगों से, बहुतों से मिलते हैं, और हर एक एम्प्लॉय से हम कुछ सीख सकते हैं, एंड दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मुझे याद है, मैं नया लेक्चर लगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1990 में, तो मैंने एक सेमिनार में जाने के लिए प्रपोजल अपने चेयरमैन को दिया और उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पैसा यूनिवर्सिटी को देना था, तो उनकी अप्रूवल चाहिए थी पहले, तो वाइस चांसलर की अप्रूवल बाद में होनी थी। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं बड़ा गुस्से में था। आप कितने भी ठीक हो, लेकिन कम से कम इतना भी ध्यान रखो। देखो, आपने जब अपने पापा से, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, पापा से नई बाइक लेनी हो तो पहले घर में माहौल बनाते हो ना, पहले माहौल बनाओगे ना। देखोगे पापा आएंगे तो उनको अच्छे से पानी वानी, उनके लिए खाना, मम्मी को ऑन बोर्ड होगे, मम्मी सपोर्ट करना। यू क्रिएट कंडीशंस अंडर विच यू विल गेट द जॉब डन। तो मैंने एक नई चीज सीखी, दिस इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट वर्क। You can always learn from your co-workers, your seniors, even your juniors. Everybody can teach you. See, learning is a mindset. And personality development is nothing but learning. Therapist. For vibration. Sure, welcome. Thank you so much. So, how would you describe organization politics at the workplace or company? Again, politics is not bad. हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे भी दुनिया भर के पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स को बदनाम किया, लेकिन पॉलिटिक्स इज ए ब्यूटीफुल अरेना। बहुत शानदार चीज है। लोगों की एस्पिरेशंस पे खरा उतरना पॉलिटिक्स है, लोगों की एस्पिरेशंस पता करना। और बाय एंड लार्ज दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज। मार्केटिंग भी यही है कि लोग क्या चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना और वैसा प्रोडक्ट उनको एक रीजनेबल प्राइस टैग पे ऑफर करना। यही काम पॉलिटिशियंस करते हैं। टू दैट एक्सटेंट, since I am a man of marketing, I always say politicians and preachers are the best marketers. Preachers, तोबा,
हाउ वंडरफुल मार्केटर्स दे आर। लोगों को क्या देते हैं? सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यू विल गो टू हेवन। लोग पैर भी छूते हैं, पैसे भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, पॉलिटिक्स इज नॉट बैड। द मैनेजर्स मस्ट बी स्किलफुल एनफ to learn what my workers want and try to maintain a balance between their personal goals and the organizational goals. And he should never let the situation come where employees are concerned more with their own personal goals and less with organizational goals. He has to integrate the both. See, if you study the winners and losers, the first thing is losers always think in terms of either or, या तो ये करो या ये करो, या मेरे से दोस्ती रखो या इनसे दोस्ती रखो। ये लूजर्स की लैंग्वेज है। विनर्स की लैंग्वेज है बोथ। अच्छा कौन है? अमीरी कहती है मैं अच्छी हूँ, गरीबी कहती है मैं अच्छी हूँ। अब फैसला कौन करे? ये कुछ मैंने नहीं ऐसे फैसला करवाया। कभी हम बताओ दोनों में ज्यादा अच्छी कौन है? बनिया कहता है अमीरी आती है अच्छी लगती है, गरीबी जाती है अच्छी लगती है। तो अच्छे लगती है। लूजर्स की लैंग्वेज है आइदर और, विनर्स की लैंग्वेज है बोथ। और पॉलिटिक्स में यही काम सीखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वोट्स फ्रॉम द पुअर फॉर प्रोटेक्टिंग देम एंड गेटिंग मनी फॉर द रिच टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्री। किसी से पैसा, किसी से सपोर्ट, यू आर ए विनर। द सेम थिंग यू हैव टू डू इन ऑर्गेनाइजेशन। Many a time the leaders have to send their idea. Leader का vision बड़ा होता है। My dad's question for you. Can you please explain what emotional intelligence is and why it is important for everyone to develop the skill? Emotional intelligence is understanding and controlling your own emotions as well as emotions of others. हनुमान जी लंका गए, सीता का पता लगाने पहुंच गए अशोक वाटिका पे। समझदार बहुत थे, उन्होंने कहा मैं सीता के सामने सीधे जाऊंगा तो ये मुझे पहचानेंगे नहीं। पेड़ पे बैठ गए। वो सीन अशोक वाटिका का आपको ध्यान होगा। रावण आया, रावण ने सीता को बहुत धमकाया। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया। चाहते अगर गुस्से पे कंट्रोल ना करते तो वहीं नीचे आते और हनुमान से, रावण से कहते आजा मेरे से लड़। लेकिन चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, देखते हैं क्या होता है। अभी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखा। फिर रावण चला गया। सीता जी खूब रोई। हनुमान के भी रोना आया। उनके आराध्य की पत्नी रो रही है, उनके लिए माँ से भी बढ़ के वो रो रही हैं, तो उनको भी रोना है। रोए भी, अपने इमोशंस पे काबू रखा। एंड व्हेन एवरीबॉडी वाज गॉन, तब हनुमान जी ने सोचा कि नाउ इट इज द टाइम टू टॉक टू सीता। फिर उन्होंने राम की दी हुई मुद्रिका वहां डाली। तो सीता ने जैसे वो मुद्रिका अंगूठी देखी तो उसने कहा तो राम की अंगूठी है, कौन है यहाँ। नाउ सीता वाज रेडी टू come across somebody from the Rama side. उससे पहले उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। उसके बाद हनुमान नीचे आए। Then he gave his introduction, अपनी इंट्रोडक्शन ये वाकई बताने के लिए कि मैं रावण का कोई आदमी, राम का ही हूँ। उन्होंने कुछ जो जो बातें वो कर सकते थे वो सारी की, सीता को विश्वास दिलाया। That's emotional intelligence. इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मिलेगा ही नहीं कहीं भी। हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पंचतंत्रा स्टोरीज, दिस दैट, दे आर फुल ऑफ मैनेजमेंट विजडम। हमें वेस्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो बातें उनको क्रिटिकली पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एवरीथिंग इज गिवन इन आवर टेक्स्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस का इससे बढ़िया एग्जांपल मेरे को लाइफ में आज तक कहीं नहीं मिला।
एंड इट इज अ स्किल विच वी मस्ट लर्न. हम लोग गुस्से में अंधे हो जाते हैं अनाप शनाप बोलने, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हों तो हम सामने वाले की इमोशंस को समझें, तो अकॉर्डिंगली एक्ट करें. Means you have to think before giving reaction, right? Have you understood? Okay, so thank you so much. I want to again for your length and time as well. It is really like, thank you so much.